नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया अपनी नैनी की इतनी खराब हाथ देखकर परेशान हो जाती है और वह उन सभी नौकरों के बारे में पूछती है जो उसकी माँ का ख्याल रखते थे। वही यह सुनकर सावित्री देवी की आंखें नम हो गई और वह रोते हुए बोली, बेटा, वह सभी लोग बाहर गार्डन में और कूड़े के पास वाली जमीन पर सफाई कर रहे थे। उन लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर राजेश कपूर को गुस्सा आया कि सावित्री देवी किस तरह से उसकी चुगली कर रही है, लेकिन वह अनाया के सामने कुछ बोल नहीं सकता था। अनाया मुस्कुराकर बोली, उन सभी को बुलाए और अभी अपना हुलिया ठीक कीजिए। आज से आप सभी लोग मेरा ख्याल रखेंगे और मेरी हर चीज की देखभाल आप ही लोग करेंगे। जाए आप मेरी मोम का कमरा साफ करवाए। आज से मैं उस कमरे में रहूंगी। उसकी बात सुनकर सावित्री देवी भी हाँ में सर हिलाकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अनाया पीछे मुड़कर थोड़ी गंभीर आवाज में बोली, मिस्टर कपूर, मैं आशा करती हूँ आपको उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन लोगों की वजह से मुझे मेरी माँ के होने का एहसास होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। राजेश कपूर उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। वैसे तो वह उसे कहना चाहता था कि यह घर उसका है और यहाँ पर वो वैसे ही हुक्म नहीं दे सकती, लेकिन वह मजबूर था। वह प्यार से बोला, कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुम चाहो, यह तुम्हारा ही घर है। तुम जाओ, जाकर आराम करो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर वह वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जानवी कपूर के रूम में दूसरी ओर जानवी कपूर के कमरे में जानवी जब से अंदर आई थी तब से ही वो कमरे की चीजें तोड़ रही थी और गुस्से में चिल्ला रही थी। उसे घटिया लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की, और डैड ने भी मुझे उसकी वजह से थप्पड़ मारा। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। उसने जानवी कपूर को थप्पड़ मरवाया था, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उस बीच का सब कुछ छीन लूंगी। जैसे उसके दिमाग में पहले से कोई प्लानिंग चल रही हो। तभी रवीना कपूर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, तुम चिंता मत करो बेटा, इन सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उस घटिया लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर कब्जा करने की। उसने आते ही इस घर में सब पर हुक्म चलाने की हिम्मत की है, जैसे वह इस घर की मालकिन हो। मैंने इतने साल लगाए इस घर को अपना बनाने को। दरअसल थोड़ी देर पहले रवीना को घर की नौकरानी ने सब कुछ बता दिया रहा, जो भी नीचे हुआ था, और यह सब सुन वो आग बबूला हो रही थी। उसे गीता कपूर की हर चीज से सख्त नफरत थी, इसलिए तो वह उसके नौकरों को एकदम घटिया काम देती थी और उन लोगों को टॉर्चर करती थी, जिससे उसे सुकून महसूस होता था कि उसने कहीं ना कहीं गीता कपूर से अपना बदला ले लिया है। लेकिन आते ही अनाया उसके चेहरे पर उसकी औकात दिखा दी थी। अब वह हर नौकर जिससे वह कुत्तों जैसा व्यवहार करती थी, वह उसके आगे नाचेगा और वह कुछ कर भी नहीं पाएगी। तभी उन दोनों की ही कान में राजेश कपूर की गुस्से में आवाज आई, तुम दोनों बाहर क्या कह रही थी? क्या तुम दोनों को पता नहीं है कि उसके सामने क्या बोलना चाहिए? यह सुनकर रवीना कपूर और चीड़ गई, लेकिन जानवी से नहीं रहा गया, तो वह गुस्से में बोली, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? क्या आप भूल रहे हैं कि आप मेरे भी डैड हैं और आप उस बीच की बातों में आ रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं? आज तो आपने मुझ पर हाथ तक उठा दिया। राजेश कपूर भी उसी अंदाज में गुस्से में बोला, तुम उसकी बात कर रही हो? बेवकूफ लड़की, तुम्हारी वजह से आज इतने सालों की मेहनत पानी में बह जाती है। तुम भूल रही हो, अभी भी सब कुछ उसी के नाम पर है और तुम चाह कर भी एक भी चीज को हाथ तक नहीं लगा सकती। तुम बस यहाँ पर एक मेहमान हो। जब तक यह सब कुछ उसके पास है तब तक शांत रही और हो सके उतना उससे दूर रहो, या फिर उससे अच्छे से बिहेव करो ताकि वह तुम्हारी बातों में आ जाए, क्योंकि अब वह पहले वाली भोली भाली अनाया नहीं रही है जिसके दिल में तुम लोगों के लिए लगाव था। आज की अनाया तो मुझे अपना बाप मानने से भी इनकार कर रही है। वह मुझे मिस्टर कपूर कहकर बुलाती है। इसका मतलब भी जानते हो, उसके दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, ना ही तुम लोगों के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हमारी एक भी बात नहीं मानेगी और वह सब कुछ अपनी मर्जी से करेगी और तुम में से कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। उसके बाद सुनकर वह दोनों एक पल के लिए डर गई। आखिरकार डरे भी क्यों नहीं, इन सभी जायदाद के लिए तो उन्होंने इतने साल मेहनत की थी। जानवी कपूर को भी अपनी गलती महसूस होती है। वह माफी मांगते हुए बोली, सॉरी डैड, लेकिन फिर भी आप उसे घटिया लड़की का साथ मत दीजिएगा।
मुझे यह बर्दाश्त नहीं है कि आप उसकी साइड रहे और उसकी तरफदारी करें। राजेश कपूर भी उसकी बात मानते हुए बोला, ठीक है बेटा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर उसके सिर पर हाथ फेरा देता है। तभी रवीना बोली, आगे आपका क्या प्लान है? राजेश कपूर कुछ सोचते हुए बोला, हमें मार्केट में कंपनी को बचाने के लिए कुछ शेयर्स निकालने होंगे और मैंने वकील से बात कर ली है और अनाया भी इस बात के लिए मान गई है क्योंकि वह उसकी माँ की कंपनी है। यह सुनकर उन दोनों के चेहरे पर ही शैतानी भाव आ गई। आखिरकार सालों से यही चाहते थे। तभी रवीना कुछ सोचते हुए अपने डेट का हाथ पकड़कर बोली, डेट अगर क्या होगा हम उसे उसके सारे शेयर्स ले ले तो? उद्धरण चिन्ह, क्या जानवी अपनी चल में कामयाब होगी और आगे कैसी चाल चलेगा राजेश कपूर अनाया के खिलाफ? जानवी के रूम में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से अनाया की वजह से माँ बेटी गुस्से से पागल हो रही थी और जानवी तो अनाया के खिलाफ तो प्लानिंग शुरू कर देती है। वह उसके डेट को आइडिया देती है कि वह अनाया के सारे शेयर्स ले लेने चाहिए। यह सुनकर रवीना के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कान आ गई। वह उसी तरह कुटिल मुस्कान के साथ बोली, लेकिन ऐसा कैसे होगा बेटा? हम उसे शेयर कैसे ले सकते हैं? तभी राजेश कपूर कुछ सोचते हुए बोला, हम ऐसा नहीं कर सकते। वह बस कुछ शेयर ही मार्केट में निकलेगी, वह हमें सारे शेयर नहीं देगी। यह सब सुन रवीना भी हामी भरती है। तभी जानवी अपने चेहरे पर शैतानी भाव लाते हुए बोली, वह गांव की गवार बेवकूफ लड़की है, उसे कैसे पता चलेगा कि हमने उस पेपर कागजों में क्या लिखा है? उसे तो लिखना पढ़ना आए, वह भी बहुत बड़ी बात है। आप सभी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में बनवाएगा। हमको सारे शेयर्स जो उसके नाम है वह मेरे नाम करवा लेंगे। उसे तो यही लगेगा कि उसने बस कंपनी बचाने के लिए कुछ शेयर्स दिए हैं। उसे पता तक नहीं चलेगा कि वह अपने सारे शेयर कब हमारे नाम कर देगी। यह कहते हुआ जैसे वह अपना बदला लेने के लिए तैयार हो। राजेश कपूर को भी उसकी बात सही लगी। वह भी कुटिल मुस्कान देते हुए बोला, यह आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? तुम सच में मेरी बेटी हो? तुम रुको, मैं पेपर्स बनवाने के लिए कहता हूँ। तभी रवीना कपूर उसके पास जाते हुए बोली, तुम सच में मेरी ही बेटी हो? क्या आइडिया दिया है? यह सुन जानवी एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, आप देखते जाए मॉम, मैं उसकी जिंदगी कैसे नर्क बनाती हूँ। उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मरवाया था, मैं उसकी जिंदगी में ग्रहण लगा दूंगी। इतना बोलकर वह शैतानी भाव से अपनी माँ को देखती हूँ। वही रवीना कपूर भी जानवी को देखते हुए बोली, लेकिन बेटा तुम्हें अभी भी उसे पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए कुछ करना होगा। यह सुनकर जहावी कपूर भी बोली, मॉम आप कहना क्या चाहते हो? तभी रवीना एक शैतानी आवाज में बोली, बेटा मैं विशाल के बारे में बोल रही हूँ। तुम्हें तो पता है उस गीता ने अपनी बेटी के लिए विशाल को पसंद किया था, इसीलिए तुम्हें विशाल को अपने काबू में रखना होगा। वैसे भी गीता की बेटी उसी की तरह चालाक होगी। गीता भी तुम्हारे पापा के दिल में खास जगह बनाने में कामयाब हुई थी, इसीलिए तो वो आज भी उसकी बेटी को बचा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि उसकी घटिया बेटी विशाल के दिल में जगह बना ली। विशाल पूरी तरह से तुम्हारे काबू में होना चाहिए और तुम जानती हो कि उसे कैसे काबू में करना है। तभी हम इस अनाया को अपने रास्ते से हटा पाएंगे। यह सुनकर जानवी शैतानी मुस्कान के साथ बोली, माँ आप चिंता मत करो, वो मेरी उंगलियों पर नाचेगा और वैसे भी वह मुझसे प्यार करता है। हम दोनों के प्यार के बीच वह अनाया नहीं आ सकती। तभी जानवी की बात सुन रवीना कुछ सोचते हुए बोली, नहीं बेटा, मर्द कभी नहीं बदल सकता, उसे बस बिस्तर में खुश करने वाली लड़कियां चाहिए जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। मैं उनकी फितरत बहुत अच्छे से जानती हूँ। जैसे तुम्हारी पिता को कंट्रोल में करने के लिए मुझे काफी सारी चीज करनी पड़ती है, वैसे ही तुम्हें विशाल को अनाया से अट्रैक्ट होने से रोकना होगा, क्योंकि मर्दों आदमियों की फितरत होती है खूबसूरत लड़कियों के आगे फिसलने की। गीता कपूर भी कुछ कम खूबसूरत नहीं थी, कई चाहने वाले थे उसके, इसीलिए तो वो बिजनेस में इतनी सक्सेसफुल थी। एकदम घटिया औरत थी और उसकी बेटी भी उससे कम नहीं होगी। अगर वह उसी की तरह दिखने में हुई तो विशाल जरूर उस पर फिसल जाएगा। यह सुनकर जानवी कपूर को भी अनसिक्योरिटी असुरक्षा महसूस हुई। वह परेशान होकर बोली, ठीक है मैं अभी चलती हूँ, वैसे भी आज मैं विशाल से मिलने का प्रॉमिस किया था, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे भी उस अनाया ने अपना चेहरा नकाब से छुपाया हुआ था, मुझे लगता है वो दिखने में काफी अगली नजर आती होगी। गीता कपूर के रूम में अनाया जैसे ही अपनी माँ के कमरे में कदम रखती है, उसकी आंखें कई सारी इमोशनल से भर जाती है।
उसे कमरे में उसकी माँ के होने का एहसास होता है, जहाँ वह उसकी माँ को गले लगाकर सोती थी। और सोने से पहले अनाया हमेशा कहानी सुनाने की जिद करती, और गीता कपूर कहानी की जगह उसे केमिकल और दवाइयों की बुक सुनाती थी, जैसे वह कोई लोरी हो। और यह सुनकर अनाया मुंह बिगाड़ते हुए बोलती थी, मॉम क्या आप हर बार यही बुक सुनाती हो? कुछ अच्छा सुनाया करो। तभी गीता कपूर समझाते हुए बोली, बेटा तुम्हारी जिंदगी का मकसद बहुत बड़ा है, और कुछ पाने के लिए हमें अपनी जिंदगी के हर पल का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम जिंदगी में कुछ हासिल कर पाएंगे। और उनकी इन्हीं सभी बातों की वजह से उसे मेडिकल की दुनिया में इंटरेस्ट आया था, और केमिकल और दवाइयों की नॉलेज लेने की इच्छा हुई थी। इसीलिए आज वह दुनिया में इस फील्ड में उस मुकाम तक पहुंच चुकी है, जहां पर कोई उसे छू भी नहीं सकता था। तभी उसकी नजरें बालकनी की ओर पड़ी, जहां वह अक्सर अपने बालों को गीला ही छोड़कर इधर उधर भागा करती थी, और उसकी माँ भी उसके पीछे ही बाल सुखाने के लिए भागती थी। अनाया को कमरे में हर जगह अपनी माँ और उसकी यादें ही नजर आ रही थी। उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि कमरे में सावित्री देवी के साथ 4 और सर्वेंट उस कमरे की सफाई कर रहे थे। उसकी नजरें तो बस उसकी माँ की यादों पर ही थी। उसे वहां देखकर सावित्री देवी काफी इमोशनल हो चुकी थी। उसकी दिल ही तमन्ना थी कि वह एक बार अनाया का चेहरा देखे, लेकिन वह यह हिम्मत नहीं कर पाई कि वह अनाया से इस बारे में बात करें। अनाया भी यह जानती थी कि सावित्री देवी को देखकर समझ गई कि वह क्या बोलना चाहती थी। उसे सावित्री देवी को अपना चेहरा दिखाने में कोई तकलीफ नहीं थी। वो बाकी की मेड को बाहर जाने का इशारा करती है, फिर वह हल्के से अपने मास्क को नीचे करके उनकी ओर नजरें उठाती है, और उसका चेहरा देखकर ही सावित्री देवी जो हाथ में एक कांच का वास पकड़े साफ कर रही थी, वो उसके हाथ से छूट गया, और वह सदमे में 2 कदम पीछे हट गई, क्योंकि अनाया हुबहू गीता कपूर की कार्बन कॉपी नजर आती थी। हालांकि उसमें कई सारी चीज उसे अलग थी। वह उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगती थी, जैसे उसकी आंखों का सबसे यूनिक कलर और गीता कपूर से मैच नहीं होता था। लेकिन कोई भी देखकर यह बता सकता था कि यह गीता कपूर की ही परछाई है। क्या अनाया अपनी माँ की यादों से निकल पाएगी? और क्या विशाल के साथ मिलकर जानवी देगी अनाया का धोखा? गीता कपूर के रूम। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि सावित्री देवी अनाया का चेहरा देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वह बिल्कुल अपनी माँ की परछाई थी, और वो आंखों में नमी लिए बोली, अनाया बिटिया आप बिल्कुल गीता मैम की तरह दिखती हो। यह सुनकर अनाया मुस्कुराकर मास्क वापस पहन लेती है। सावित्री देवी को देखकर बोली, सावित्री माँ मुझे भूख भी लगी है, आप मेरे लिए कुछ खाने को भी बनवा दीजिएगा। और हाँ, आगे से अगर आप लोगों को कोई तकलीफ हो तो आप मुझे ही बताइएगा, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह सुन सावित्री देवी की आंखें लाल हो गई, क्योंकि अनाया उसकी माँ की तरह ही दयावान थी। वो मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है, और वहां पड़े हुए कांच के टुकड़ों को उठाने लगती है, जो गलती से उसके हाथ से गिर गया था। वो मन ही मन सोच रही थी, अगर इस वक्त यहाँ पर रवीना कपूर होती तो वह उसे 2 थप्पड़ मार चुकी होती, क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियों पर नौकरों को पिटा करती थी, और उससे बहुत बड़ी सजा देती थी, जैसे वह इस घर के मालकिन ना होकर किसी जेल की जेलर हो, जो सब पर राज करती हो। थोड़ी देर में ही उस कमरे को साफ करके सावित्री माँ नीचे जाने लगी। जाते हुए सावित्री देवी अनाया को देखकर बोली, अनाया बिटिया तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। अनाया मुस्कुराकर बोली, ठीक है सावित्री माँ, लेकिन आप ज्यादा थकना मत, आप किसी और को बता देना। यह सुनकर सावित्री देवी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बिटिया, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, वैसे भी मुझे पता है आपको क्या पसंद है। यह सुनकर अनाया के दिल में गर्माहट सी आ गई। सालों बीत गए थे, कोई ऐसे इंसान से मिले हुए जो उसके बारे में जानता हो। भले ही हर्षवर्धन उसके बारे में काफी कुछ चाहता था, लेकिन उसकी बचपन की वो छोटी छोटी खट्टी मीठी यादें जिसमें उसकी माँ थी, उसके बारे में हर्षवर्धन कुछ नहीं जानता था, इसलिए भी मुस्कुराकर हामी भर देती है। मेहता कॉर्पोरेशन में विशाल मेहता का भी गंभीर होकर अपनी ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा था। वह गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि उसे एक प्रोजेक्ट चाहिए था, वह उसे मिला नहीं रहा था, जिसकी वजह से उसे फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही थी, और वह अपने एम्प्लॉयज कर्मचारी पर चिल्ला रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है। यह देखकर वह चिल्लाकर अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल दरवाजे की ओर फेंक कर बोला, गेट लॉस्ट, किसकी इजाजत से अंदर आए हो?
वही विशाल मेहता के इतनी गुस्से अलावा सुनकर सभी एम्प्लॉय डर के 2 कदम पीछे हट गए। लेकिन जो शख्स दरवाजे से अंदर आया था, वह काफी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से अंदर आ जाता है। उसके हिसाब से विशाल मेहता उसे कुछ गलत नहीं कहेगा। वह अंदर आते हुए वहां खड़े एम्प्लॉयज को इशारा करके वहां से जाने को कहता है। वह सभी एम्प्लॉय कर्मचारी उस इंसान को जानते थे, इसीलिए चुपचाप सर झुकाकर वहां से जाने लगे। वही यह देखकर विशाल, जिसने अब तक यह नहीं देखा था कि कमरे में कौन आया था, वह तुरंत नजर उठाकर देखता है और वहां खड़े हुए इंसान को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि वहां पर जानवी कपूर खड़ी थी। लेकिन आज वह कुछ अलग दिख रही थी। दरअसल जानवी कपूर ने अपनी मां की एडवाइस सलाह मानी थी और वह विशाल कपूर को सेड्यूस करने आई थी ताकि वह उसे अपनी मुट्ठी में रख सके। और वह जानती थी कि विशाल कपूर को कैसे अपने पास रखना है। उसने आज छोटी सी रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसके क्लीवेज साफ साफ नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि वह बैकलेस थी और ऊपर से एक लंबी स्ट्रिप वाला मफलर डाला था, जो कुछ ढक तो नहीं रहा था, बस फैशन के लिए था। और उसके चेहरे पर ढेर सारा मेकअप और बालों को फ्लिफी खुला ही छोड़ा था। दिखने में वह इस वक्त काफी हॉट और अट्रैक्टिव लग रही थी। कोई भी आम शख्स उसके आगे झुक जाए। विशाल उसे धीरे हुए बोला, तुम बिना नोक किए अंदर कैसे आ गई? यह सुन उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो उसे कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि विशाल ने कुछ गलत नहीं कहा था। क्योंकि उसका सिर्फ विशाल दोस्त का रिश्ता था, जिसको उन लोगों ने कोई और नाम नहीं दिया था। यहाँ तक कि वह दुनिया के सामने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं थे, बस एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह जाने जाते थे। लेकिन हर कोई जानता था कि वह लोग रिलेशन में है, बस वो बोलता नहीं था। और यही वजह थी कि ऑफिस में भी सभी लोग जानवी कपूर की बातें मानते थे, क्योंकि अक्सर जानवी कपूर यहाँ आया करती थी। जानवी कपूर जो अपने मकसद के लिए आई थी, वह चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत लाते हुए विशाल के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके चेहरे को सहलाते हुए मैग्नेटिक आवाज में बोली, क्या बात है विशाल बेबी, तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो? कुछ हुआ है? वही उसकी हरकत से विशाल कपूर की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि जहां वह इतना टेंशन में थे, वहां जानवी कपूर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। आखिर था तो विशाल भी एक लिस्टी ठरकी इंसान, जो फोटो डिटेक्टिव लड़कियां देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता था। और आज भी यही हुआ। जानवी कपूर की ड्रेस ने कमाल कर दिया। वह तुरंत उसकी बॉडी पर हाथ फिराते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जानवी भी उसके होठों को हल्के से चूमते हुए बोली, वह मैं घर पर बोर हो रही थी और आज हमारे घर में एक घटिया लड़की आई है, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, तो मैं तुम्हारे पास शांत होने के लिए आ गई। यह सुनकर विशाल उसके कंधे पर अपने होंठ रखते हुए एक जोर की बाइट करके पूछता है, ओह तो मेरी बेबी का मूड ठीक नहीं है और वह यहाँ अपना मूड ठीक करने आए हैं। जानवी भी उसी तरह उसे चूमते हुए बोली, बिल्कुल लगता है तुम भी मेरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो। आज हम एक दूसरे को खुश करते हैं। यह सुनकर विशाल मेहता के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। सच में उसे थोड़े से रिलैक्सेशन की जरूरत थी और वह हमेशा रिलैक्स होने के लिए लड़कियों के साथ हुकअप करता था और खुद की फ्रस्ट्रेशन उनके साथ रात बिताकर गुजरा था। और आज तो शिकार खुद उसके सामने चलकर आया था, तो फिर वह अपने प्यास क्यों नहीं बुझाता? क्या जानवी कमियां होगी अपने मकसद में? और क्या आगे चलकर विशाल देगा अनाया को धोखा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।